जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आगामी एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में हम उपन्यास विधा के तहत आज जो चर्चा करने वाले हैं वो उपन्यास है शेखर एक ज्यूनी। शेखर एक ज्यूनी बहुचर्चित उपन्यासों में से एक है सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। सन 1941 ईस्वी में ये उपन्यास उनके द्वारा रचा गया। इसके पूर्व भी उन्होंने 2 उपन्यास रचे जो कि बहुत ज्यादा चर्चित उपन्यास है, जिनमें आपने सुना होगा हम नदी के द्वीप हैं या नदी के द्वीप। नदी के द्वीप उनके द्वारा 1951 ईस्वी में रचा गया। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में रचा गया। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के एक रूप में आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो आधार बना के उन्होंने फ्लैशबैक शैली को अपनाकर ये उपन्यास को हम सबके समक्ष रखा। वो एक व्यक्ति जो छोटा सा एक बालक होता है और आप कह सकते हैं कि हर स्टेजेस को पार करके अवस्था तक पहुंचता है, उसकी मन स्थिति में हर पड़ाव पे कितने बदलाव आते हैं, उनका सूक्ष्मांकन करने वाले आप कह सकते हैं कि ये इस प्रकार के लेखक की श्रेणी में आते हैं सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। ये उपन्यास आप कहेंगे कि ये 2 पार्ट में है, भाग 1 भाग 2। इसका भाग 1 जो है हमारा ये 1940-41 में आ गया होता है और पार्ट इसका 2 आता है 1944 में। लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ पार्ट 1 यानी शेखर एक ज्यूनी का जो भाग 1 है, जिसे हम उत्थान नाम से जानते हैं, उसे रखा गया है। अब जो शेखर एक ज्यूनी का भाग 1 उत्थान के नाम से है, उसे भी हम क्या करते हैं कि पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी उपन्यास को भी आप क्रमिक अवस्था में पढ़ते हैं तो 4 स्टेजेस में बांट दिया जाता है। जैसे सबसे पहले उपन्यास पे पहला जो स्टेज आता है वो नाम होता है उषा और ईश्वर। दूसरा जो उसका स्टेज होता है बीज और अंकुर। तीसरा जो होता है प्रकृति और पुरुष, और जो चौथा होता है वो पुरुष और प्रकृति। यानी जो पहला आपका उपन्यास का पहला भाग है उसके भी आपने सब पार्ट 4 डिवाइड कर दिए और उत्थान करके जो पहला भाग है वही हमारे पाठ्यक्रम में है। और जो दूसरा आता है वो भी 4 पार्ट में डिवाइड है, पुरुष और परिस्थिति। इसके अलावा बंधन और जिज्ञासा करके जो इसका सेकंड होता है वो बंधन और जिज्ञासा करके होता है। जो थर्ड होता है वो शशि और शेखर करके होता है और इसके बाद धागे रस्सियां और अंकुर करके उसका चौथा पार्ट होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पाठ्यक्रम में इसका पहला उत्थान भाग है संघर्ष, जो कि 1944 में आया था, उसे हमें नहीं पढ़ना है। अब उपन्यास को आप देखिए कि इसमें जो प्रमुख पात्र हैं, पात्र परिचय के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर ही हम इसके उपन्यास के विषय वस्तु पे जाते हैं। उपन्यास में आप देखेंगे स्त्री पात्र की बहुलता है और वो सभी प्रमुख पात्र में आते हैं। जैसे इसमें जो प्रमुख पात्र है शशि। शशि जो होती है वो पहले तो शेखर होता है, शेखर तो कथा का नायक ही है, बहुत ही विद्रोही प्रकृति का व्यक्ति है। और जो यहाँ पे शशि होती है ये शेखर की जो है ममेरी बहन। तो शशि शेखर इनका आप कह सकते हैं कि वो ममेरी बहन भी है और शेखर का शशि के प्रति आकर्षण भी है, वो अंततः आप देखेंगे। ममेरी बहन जो शेखर है इसके साथ जो इनकी आप कह सकते हैं कि सगी बहन है शेखर की, उनका नाम होता है सरस्वती। तो सरस्वती जो कि शेखर की बहन होती है, वो शुरुआत से जो शेखर होता है वो अपनी बहन सरस्वती को ही देखा होता है, तो उनको प्रेरक मूर्ति मानता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनका अनुसरण करता है अपनी बहन का। तो सरस्वती इनकी सगी बहन हुई, ममेरी बहन शशि हुई और एक शारदा करके लड़की का जिक्र आता है। तो शारदा जो है वो शेखर शारदा के प्रति आकर्षित होता है। एक और पात्र है जिनका नाम शांति है, वो करीबन 18-19 वर्ष की जो है तपेदिक से पीड़ित लड़की होती है, उसका देहावसान भी समय से पूर्व हो जाता है। कुछ समय के लिए जो है जो शेखर है उसके प्रति भी आकर्षित होता है। बाकी कुछ गौड़ पात्र भी हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आजकल के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको गौड़ पात्रों के नेम को कहीं लिख लेना है, क्योंकि वो जब 4 ऑप्शन देंगे कि ये उपन्यास के पात्र है या नहीं, तो वो भी ऑप्शन में देंगे। तो विकल्प में आपको छांटने में आप कह सकते हैं कि समस्या ना हो, उसके लिए राघवन करके पात्र है, सदाशिव, शीला, मिस प्रतिभा लाल करके पात्र है, गणिका पात्र के, तो ऐसे कुछ पात्रों का नाम वहां पे दिया गया है जो कि गौड़ पात्र है। लेकिन मुख्यतः आपको पात्र सरस्वती, शशि है और शारदा है, शांति है ना। ये 4 जो पात्र है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी शेखर है। इस उपन्यास के बारे में कहा जाता है कि ये उपन्यास जो है इसमें रोमा रोला का प्रभाव है, रोमा रोला की जैक क्रिस्टॉफ का प्रभाव देखने को मिलता है। और उपन्यास की श्रेणी में बात जब की जाए कि कौन सी श्रेणी में रखा जाए उस उपन्यास को, जैसे हम चंद्रगुप्त नाटक को पढ़ते थे ऐतिहासिक श्रेणी में रख देते थे, तो इस उपन्यास को हम कौन सी श्रेणी में रखें, तो ये उपन्यास आप मनोवैज्ञानिक श्रेणी में रखिए, क्योंकि जैसे ही हम उपन्यास की परत दर परत खोलेंगे आपको स्वतः ही समझ आ जाएगा कि ये जो उपन्यास है उसकी श्रेणी क्या होनी चाहिए। तो हम बात करें जो शेखर एक ज्यूनी, जो कि बहुचर्चित उपन्यास है और विवादित उपन्यास की है, किसका, वात्स्यायन अज्ञे जी का। उपन्यास एक तो सबसे अलग हटके क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बिंदुओं को उठाया गया है जो शेखर है वो ये नहीं समझ पाता कि स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है, क्या द्वंद है दोनों में, या हम कहें हमारा जो पश्चिमी सभ्यता या भारतीय सभ्यता, इन दोनों में क्या अंतर है, या क्या नैतिक है क्या अनैतिक, यानी समय समय पर क्या गलत हो जाता है क्या सही रहता है, किस परिप्रेक्ष्य में क्या चीज सही होता है, किस परिप्रेक्ष्य में क्या गलत होता है, उसका अंतर्मन भी हमेशा इस चीज को कचोटता है। वो ये चीज समझ नहीं पाता बाल्यावस्था से लेके आगे तक। और व्यक्ति और समाज, जैसे वो लिखते हैं ना कि नदी के द्वीप, यानी पूरा नदी है, नदी के बीच में एक द्वीप है, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, तो व्यक्ति समाज में कहाँ ठहरता है, वो भी उनके मन में ये चीजें चलती रहती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो शेखर एक ज्यूनी है, ये उपन्यास जो लिखा था इन्होंने अज्ञे जी ने, ये भी कहा जाता है कि इनके विद्रोही व्यक्ति और जो बौद्धिक संघर्ष के, यानी इनको जब जेल की सजा हुई थी और जेल में ये हुआ कि इनको फांसी की सजा होने वाली, फांसी लगने वाला है, उसके एक दिन पूर्व ये अपने उन अतीत की घटनाओं में जाते हैं कि क्या क्या इनके साथ कैसे कैसे हुआ, उन सारी चीजों को
आप कहते नहीं कि जब इंसान मरणासन अवस्था में होता है तो फ्लैशबैक यानी पूर्व दृष्टि, मतलब कि पुरानी चीजों को, अतीत एक बार उसके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमने क्या किया, कब किया, कैसे किया। बिल्कुल आप ये समझिए कि वही चीज जो है शेखर एक जीवनी में शेखर के साथ होता है जब उनको फांसी लगने होती है उसके जस्ट एक रात पहले। इस उपन्यास की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमिका से आपके जो कह सकते हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में आजकल देखें तो भूमिका से जो क्वेश्चन बनाता है एनटीए बहुत ज्यादा बना रहा है, इसलिए भूमिका को आपको अच्छे से पढ़ना। वैसे भी इसका भूमिका जो है वो आप कह सकते हैं कि संक्षेप में नहीं, थोड़ा डिटेल में है, तो ध्यान से भूमिका को देखिए। भूमिका में ये कहते हैं कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वो दृष्टा हो सकता है। इसके गहरे निहितार्थ हैं, यानी जो खुद दुखमय स्थिति में है, जिसने अनुभूति किया हो जिस चीज को, वो एक तरीके से आपको दृष्टि देता है। ये ऐसे कहते नहीं है हम, समानता ऐसे ही तो कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद भुगता होता है वो उसकी स्थिति समझ सकता है, यानी जो व्यक्ति गरीबी झेला होता है वही गरीबी को समझ सकता है। तो आप वेदना में हैं, आप दर्द में हैं, तो दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। आपकी ही दिव्य दृष्टि होती है, हो सकती है, जो आप दूसरे के दर्द को देख सकते हैं। जिसने झेला नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं, तो वो दिव्य दृष्टा कैसे हो सकता है? वो दूसरे को ऐसे समझ सकता है। इस पूरी पंक्ति के गहरे निहितार्थ है। तो ये पंक्ति कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वो दृष्टा हो सकता है। आगे कहते हैं, जो शेखर एक जीवनी में लिखा है, जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। मतलब ये एक दिन में नहीं लिखा गया है, ये इनके 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। 10 वर्षों में अभी कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को मैंने शब्दबद्ध करने का प्रयास किया है। आप इसे शेखी समझ सकते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय ये नहीं कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला, नहीं। आप मेरे एक शब्द को फिर ध्यान से पढ़िए। शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। ये जीवन में वैसे ही है कि जब आपको कुछ करने का मन करे कि हाँ मुझे ये कर ही डालना, किसी भी तरीके से कर डालना है, हो सकता है उसका बीजांकुर बहुत पहले हुआ हो, लेकिन आप उस दिन तत्परता दिखाया, आपने रेडनेस दिखाया कि आज मुझे तो ये कर ही डालना है। शेखर ने कहा कि हमारे तो ये 10 वर्षों का प्रयत्न है। मैं चाहता था इसको लिखना या लिखने के प्रयास में था, लेकिन वो कौन सा एक था कि घनीभूत वेदना, एक ऐसा दर्द का रात जिसमें ये अपने आप अभिव्यक्त हो गया कि मुझे ये शब्दबद्ध करना है, कि मुझे ये लिखना है। जैसे आप कोई कविता कहना चाहते हो सकता है कभी ना कह पाए, लेकिन ऐसी कभी परिस्थितियां होती है कि कुछ चीजें तभी प्रस्फुटन में आती हैं जब वो आपको या तो बहुत विचलित करे या बहुत ही हर्ष उन्मास से आप भरे हो। तो ऐसी स्थिति में तो एक कविकार के मन से कविताएं प्रस्फुटित होती हैं। बिल्कुल वही चीज शेखर अपने बारे में बता रहे हैं। संभव है आप जानना चाहें वो रात कैसी थी, किंतु निजी बातों का वर्णन सबके नहीं होता, ना उसका आपके लिए कोई प्रयोजन है। आपके लिए तो उसका यही वर्णन और यही महत्व हो सकता है कि उसमें मैंने ये विजन देखा था और विजन देख के ये शब्दबद्ध करके आपके समक्ष ये जो उपन्यास है उसको रखा है। वो रात मुझे उपलब्ध कैसे हुई, इसके संबंध में इतना बता सकता हूँ कि जब आधी रात को डाकुओं की तरह आकर पुलिस मुझे बंदी बना ले गई और उसके तत्काल बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत फिर कहा सुनी हुई, फिर थोड़ी सी मारपीट भी हो गई, तब मुझे ऐसा दिखने लगा कि मेरे जीवन का एक तरीके से देखें तो इतिशीघ्र होने वाला, यानी हमारा जीवन बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है। फांसी का पात्र मैं अपने को नहीं समझता था, ना अभी समझता हूं, लेकिन उस समय की परिस्थिति और अपनी मना स्थिति के कारण ये मुझे असंभव नहीं लगा। यानी कभी कभी ऐसी स्थितियां होती है कि हम गलती नहीं भी किए होते हैं, बट हमें ये पता नहीं होता कि हमको इसका परिणाम क्या भुगतना पड़ सकता है। वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं अगेजी कि हमें तो ये चीज पता नहीं था कि हमें इसकी वजह से फांसी मिल सकती है, लेकिन वो परिस्थिति और मेरी मना स्थिति दोनों ऐसी बनी कि हमें उस समय लगा कि अब मेरा जीवन सन्निकट अंत के है और हमें कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में सार्थक करना ही है। ऐसे में ऊपर मैंने कहा कि घोर यातना व्यक्ति को दृष्टा बना देती है, यहाँ यह भी कहूं कि घोर निराशा उसे अनासक्त बनाकर दृष्टा होने के लिए तैयार करती है। मेरी स्थिति मानो भावानुभाव के घेरे से बाहर निकलकर एक समस्या रूप में मेरे सामने आई। अगर यही मेरे जीवन का अंत है तो उस जीवन का मूल क्या, अर्थ क्या, सिद्धि क्या, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए? इस जिज्ञासा की, अनासक्त निर्ममता की और यातना की सर्वभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे धीरे खुलने लगा। एक निज और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में, और धीरे धीरे कार्य कारण परंपरा के सूत्र सुलझ सुलझ कर हाथ में आने लगे। पांव फटने तक सारा चित्र बदल गया। अर्थ के बहुत से सूत्र मेरे हाथ में थे, लेकिन देह जैसे झर गई थी, धुल गई थी, थक कर, किंतु शांति पाकर मैं सो गया और 2 दिन तक सोया रहा। यानी 2-3 दिन तक वो सोए रहे। यही उस रात के बारे में मैं कह सकता हूँ। उसके बाद महीने भर तक तो कुछ हुआ नहीं। 1 मास बाद जब मैं लाहौर किले से अमृतसर जेल लेकर आया गया। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि इस भूमिका में कहाँ कहाँ का जिक्र किया गया है। जैसे उन्होंने कहा कि जब इस तरीके से मैं 2-3 दिन तक विश्रामावस्था में रहा, फिर मुझे कहां से कहां पे ले जाया गया। यानी आप यहाँ पे देखिए कि 1 महीने बाद जब मैं लाहौर किले से अमृतसर जेल, तो लाहौर का जिक्र है यहाँ पे और अमृतसर का जिक्र है, तब लेखन सामग्री पाकर। तो ऐसा तो नहीं आपको बहुत ही सुविधा होता है कि आपको जेल में आप कह सकते हैं कि तुरंत सब कुछ मिल जाए, व्यवस्था हो जाए। घनीभूत पीड़ा थी, वेदना थी, शब्दबद्ध करने की कोशिश में भी लगे थे, परंतु वो चीज हाथ में नहीं आया कि लिखे किसमें। जब उनको लाहौर से जो है अमृतसर जेल ले जाया गया, तो वहां पे उन्होंने कहा कि मुझे लेखन सामग्री मिला और उसे पाकर मैंने 4-5 दिन में उस रात में समझे हुए जीवन का अर्थ क्या है और उसकी तर्क संगति को लिख डाला। पेंसिल से लिखे हुए वे 100 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव थी। उसको तो इन्होंने कहा कि वो बस बेस था, उसका आधार था। उसके बाद 9 वर्षों से अधिक
मैंने उस प्राण दीप्ति को एक शरीर दे देने में लगाया है। जैसे आप कोई भी चीज का मतलब कोई कथानक गढ़ना चाहते हैं तो उसका शीर्षक आपको बहुत ही ज्यादा उसका टाइटल सोचने में समय लगता है। हो सकता है कि टाइटल सोच लिया, फिर उस अनुरूप आपको कथानक क्या गढ़ना है वो आप गढ़ सकते हैं। पूरे 10 वर्ष इनको क्यों लगे, उसके नींव को तैयार करने में वक्त ज्यादा लगे, फिर 9 वर्षों तक उस पर क्या चीज पे तह लगाना है उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैंने फिर इस उपन्यास को जो आपके समक्ष है 9 वर्षों से अधिक मैंने उस प्राण दीप्ति को एक शरीर दे देने में लगाया। उसी को शरीर देने के लिए, इसलिए कि वैसी तीव्रता केवल कल्पना के सहारे नहीं मिल सकती, वह जीवन में ही मिल जाए तो कल्पना से उसे संयत किया जा सकता है, पूर्वापर की जामा ही पहनाया जा सकता है। यदि आपने क्रांतिकारियों के जीवन का कुछ भी अध्ययन किया होगा तो आप पाएंगे कि अथक कार्यशील इन प्राणियों में उनके सारे कृतित्व के नीचे छिपी हुई एक कठोर नियति रहती है। हमने क्रांतिकारियों के बारे में इतिहास की किताबों में पढ़ा है, उनके जीवन को बहुत ही ज्यादा इस तरीके से नहीं फिल्माया जाता है हमारे यहाँ कि वो वाकई में हमारे वास्तविक हीरो थे। यहाँ पे देखिए इनका एक भूमिका ये भी रहा, वात्स्यायन अज्ञे जी लगातार स्वतंत्रता संघर्ष में भी वो सक्रिय रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज को यहाँ पे क्लियर कहा है कि अगर आपने क्रांतिकारियों के जीवन को थोड़ा भी समझाया जाना है तो उनका जीवन अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक कठोर नियति रहता है, और क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं। तो इस तरीके से पंक्तियां आ सकती हैं कि क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक नियतिवादी होते हैं। ये किस उपन्यास की पंक्ति है, और 4 उपन्यास आपको दे दिया गया, उसमें से आपको छांटना होगा। लेकिन ये नियतिवादी उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता, वह उन्हें अधिक निर्मम होकर काम करने की प्रेरणा देता है। बहुत ही निर्ममता के साथ उनको काम करना है, उनके खुद के जीवन का कुछ पता नहीं रहता। इसमें वह गीता के कर्मयोग से एक सीढ़ी आगे होता है, क्योंकि वह कर्ता को निरानिमित्त नहीं बना देता। यदि यो कहा जाए कि क्रांतिकारी का नियतिवाद अटल निर्यात की स्वीकृति न होकर जीवन की विज्ञान संगत कार्य कारण परंपरा पर गहरा विश्वास होता है, तो शायद सच्चाई के ज्यादा निकट होगा। मेरा ख्याल है कि आज के अधिकांश वैज्ञानिक भी कुछ इसी प्रकार के नियतिवादी हैं। तो इससे आपको पता चला कि शेखर एक जीवनी को हम लोगों ने मनोवैज्ञानिक भी कहा, और ये बहुत ही तार्किक दृष्टिकोण से इन्होंने ये जो शेखर एक जीवनी है सभी के सामने रखा, वो अपने आप में, क्योंकि ये उपन्यास के बारे में कहा भी जाता है ना कि इस उपन्यास को जब भी आप पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त आपको लगेगा कि इसने एक तरीके से स्व की खोज कर रहे हैं, वो अपने आप की खोज करने की बात कर रहे हैं। तो ये शेखर एक जीवनी की क्रांतिकारी नायक ने अपने जीवन में इसी नियति के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया है, क्योंकि उसे पहचान लेना ही, जीवन को समझ लेना, उसकी पूर्ति पा लेना ये चीज नहीं है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, प्रत्येक घटना स्वयं में अपने आप में सिद्धि होती है, ये भी एक मार्ग है। लेकिन इस तरह परंपरा को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता उसके लिए जीवन को सहनीय बनाने का दूसरा उपाय यही हो सकता है। इसलिए आप पाएंगे कि जीवनी के पहले भाग में शेखर अपने बाल्यकाल की जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उसको जांच कर रहा है, उसको देख रहा है, परख रहा है, और बाल्यकाल का अध्ययन स्वयं अपना महत्व रखता है। कैसे ने कहा कि शेखर एक जीवनी अपने स्व की खोज है। बाल्यकाल की जो घटनाएं आप लिंक को जोड़ेंगे जो आपके साथ घटित पूर्व में घटित घटनाएं हैं, तो उनसे आप बहुत चीजें पाएंगे कि अब जो है आपके जीवन में कितना डिफरेंस आया है, और वो चीजें महत्व रखती थी कि नहीं रखती थी, वो बहुत सारी चीजें हैं, और उसका बाल मन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वही चीज कह रहे हैं कि छोटी छोटी घटनाओं की भी जांच कर रहे हैं, बालकाल का अध्ययन स्वयं अपना महत्व रहता है, और विदेशों के कई कलाकारों ने बाल्य मन का अध्ययन और चित्रण भी किया है, लेकिन जीवनी में ये अध्ययन साध्य नहीं है। वह केवल उन सूत्रों को खोजने का साधन है जो होते हैं प्रत्येक जीवन में, किंतु जिन्हें देखने की शक्ति सदा नहीं होती है। वह तो तब मिलती है जब किसी घटना की चोट से जीवन दीप्त होता है, जब तब यातना की तीव्रता से व्यक्ति ही सूक्ष्म दृष्टा बन जाता है। सूक्ष्म दृष्टा मतलब कि जब भी हम कोई चीज देखें बहुत ही बारीकी से देखें, और वो सबके अंदर दिव्य दृष्टि नहीं होती है। जो साहित्यकार होते हैं, समाज में जितनी भी घटित घटनाएं होती हैं, जिस तरीके से सूक्ष्मांकन वो करते हैं, जिस दृष्टि से हर एक चीज को, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा हो कि आपको आपके हृदय को द्रवित करने वाली घटनाएं हो, शायद उसकी बारीकी से आप उस तरीके से वर्णन न कर पाए जितना एक साहित्यकार का पूरा मन उस चीज को अपने हृदय के साथ जोड़ के देखता है और हम सबके सामने रखता है, और हम पढ़ के वाकई में बहुत ही व्यथित हो जाते हैं। तो ये सूक्ष्म दृष्टा सबके मन की, आप कह सकते हैं कि सबके अंदर की प्रतिभा नहीं है, उस चीज को वो कह सकता है। शेखर भी कहते हैं कि अपनी रचना के बारे में कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन शेखर का और अपने संबंध ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसी में उसके जीवन की महानता और इसी में उसकी दीनता है। दरअसल इसमें जो ये उपन्यास आया शेखर एक जीवनी, तो इसमें ज्यादातर लोगों का आरोप यही था। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो शेखर यानी अज्ञेय है, तो ये कहा गया कि अज्ञेय ने ही अपने पूरे जीवन को उतार दिया है, इसलिए आप उपन्यास को देखेंगे शेखर एक जीवनी कहा गया है। लेकिन इस चीज को बिल्कुल ही अज्ञेय नहीं कहते हैं कि कोई भी चीज लिख दिया गया तो वो हमारी जीवनी ही है। ये भी जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में शशि से शारदा शांति ये सब आई हो, कुछ कल्पित पात्र भी हो सकते हैं। लेकिन क्या एक सामान्य जीवन में, क्या एक बाल मन में, एक बच्चे के मन से लेके उसकी जो एक अवस्था होती है जाने तक, मर्दासन अवस्था तक, क्या इस तरीके से स्टेजेस नहीं आते? क्या मन में इतनी जो है कुंठाएं नहीं होती हैं, उनको खोलने का कोई राह नहीं मिलता है? मतलब कि आप उपन्यास पढ़ने के बाद अपने आप को एहसास करो ना कि क्या आपका अतीत क्या रहा है, वर्तमान क्या है, क्या भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं। ये तो हम पढ़ के उपन्यास से पता कर ही सकते हैं अपने को कहाँ पे पाते हैं। तो यही कह रहे हैं कि महानता इसलिए कि उसकी जिज्ञासा में लगन है, यानी वो जो शेखर है, महानता उसकी इसलिए है कि वो चीजों को जानना चाहता है, वो जिज्ञासु प्रकृति का है, निष्ठा है, दीनता है, इसलिए कि इस तीव्रता के कारण ही वह कई जगह सच्चा शोधक ना रहकर केवल हेतुवादी रह जाता है। उसका हेतुवाद, उसका रेशनलाइजेशन करुण और दयनीय जान पड़ता है। तो संक्षेप में यही शेखर एक जीवनी की बुनियाद की कहानी है। आप कहेंगे ये तो एक विजन नहीं, यह एक तर्क प्रणाली है और एक फलसफा है, लेकिन मैं मानता हूं कि फलसफा भी अंततः दृष्टि ही है, विजन है, और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे की हिंदी का नाम सरल लेता हूं, दर्शन।
तो भूमिका बहुत छोटी नहीं थी, भूमिका में इन्होंने बहुत चीजें स्पष्ट कर दी है। भूमिका को पूरा बहुत अच्छे से आपको देखना है। क्या ये जीवनी आत्मजीवनी है? ये भी प्रश्न आपके मन में आएगा कि ये जीवनी कहा गया तो कहीं ऐसा नहीं शेखर का ही वो जीवन का पूरा दे दिया गया तो आत्मजीवनी तो नहीं है। अब यहाँ पे आपको देखिए, अगर जैसे ही आपने कहा कि क्या ये आत्मजीवनी है, तो आपको इसको तुरंत यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि ये आत्मजीवनी है या नहीं, यानी जो उपन्यास है आपका ये सच में अगर देखें तो ये आत्मजीवनी है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, बल्कि शायद पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि पाठक जो होता है, पाठक पूर्व धारणा बनाकर चलेगा। मतलब हम पहले से परसेप्शन बना लेते हैं कि इस चीज में ये चीजें होनी चाहिए। हिंदी में जहां प्रत्येक कवि अपनी स्त्री को लक्ष्य करके लिखता है, जहां वियोग की कविता इतनी भर से प्रमाणित मान ली जाती है कि उस अमुक जी ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद लिखा, वहां ये आशा करना व्यर्थ कि शेखर जो केवल एक जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति के अपने मुंह कही हुई जीवनी है, उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। मुझे याद है 3 वर्ष पहले जब मेरी एक कविता द्वितीया, अब देखिए यहाँ पे कविता का जिक्र किया गया द्वितीया, और इससे पहले जो हमने अभी रेफरेंस पढ़ा है, आपने प्रसाद जी की आंसू कविता को पढ़ा होगा, या आप निराला की देखते हैं कि उन्होंने सरोज स्मृति अपनी पुत्री के वियोग में लिखा। तो यहाँ पे देखिए अज्ञे जी वही कह रहे हैं कि आप बहुत जल्दी पूर्व धारणा बना लेते हैं, यानी कोई भी चीज पढ़ते हैं तो जब भी वो प्रस्तुत करने वाला होता है आप ये समझते हैं कि जो प्रस्तुत करता ही उसी के जीवन का है निचोड़, बाकी वो किसी और के जीवन को नहीं लिख सकता इस तरीके से। तो अज्ञे जी कह रहे हैं, मैं कहूं या ना कहूं, ये आपकी पूरी धारणा पहले से ही होती है कि अगर उन्होंने लिखा है तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं के जीवन का पूरा आप कह सकते हैं निचोड़ है। फिलहाल वो कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं से पड़ता। उन्होंने कहा कि एक 3 वर्ष पहले की बात है, जब मेरी कविता द्वितीय छपी थी, तब उसमें कई एक पाठकों ने मुझे संवेदना के पत्र लिखे थे, और यहाँ तक उन्होंने ये भी लिख दिया कि मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, और क्योंकि स्वयं उसी परिस्थिति में होने के कारण मैं आपकी अवस्था बखूबी समझ पाता हूँ। तो ये बड़ा ही मजाकिया उनके लिए रहा होगा, क्योंकि यही है ना कि एक लेखक है, या लेखक छोड़िए कोई क्रिएटर भी हो, और क्रिएटर का वास्तविक अपना खुद का रियलिस्टिक जीवन अलग होता है ना, जो आपको कैमरे के सामने दिखता है उससे वो अलग हो सकता है। तो बिल्कुल अज्ञे जी का कहना यही है कि मुझे उस समय बहुत ही हंसी आया कि मैंने कुछ ऐसी चीजें लिखी, तो जो पढ़ने वाला पाठक था वो इतना अभिभूत हुआ, वो अपने को इतना जोड़ के देखा, उसे लगा कि ये जो दर्द है लिखा गया है वो कहीं ना कहीं वो लेखक का दर्द है, और उन्होंने बिल्कुल उनको पत्र उसी प्रकार लिखा कि आप जिस दुख में है मैं उसमें बिल्कुल सहभागी हूँ, क्योंकि जिस परिस्थिति में आप हैं उसी परिस्थिति में मैं अपने आप को पाता हूँ। तो यदि भी कुछ मजाक में पूछा था कि आपका पहला विवाह तो हुआ नहीं, दूसरी पत्नी से झगड़ा आपका कैसे हो गया, मतलब उन्होंने एक द्वितीया में कुछ छपा था उनका, तो इस तरीके से लोगों ने कहा कि आपका पहला विवाह तो हुआ नहीं, फिर दूसरी पत्नी से आपका झगड़ा कैसे हो गया। ऐसे व्यक्तियों को यदि प्रमाण मिल जाए कि मैंने बिना एक भी विवाह हुए दूसरे विवाह की बात लिख दी, तो वो समझेंगे कि उन्हें धोखा दे दिया गया। यानी वो बहुत ही क्लियर कट जो दर्शक होता है, पाठक होता है, वो समझता है अपने लेखक के प्रति। ये कहते खेद होता है, किंतु बात सच है कि आजकल का अधिकांश हिंदी साहित्य और आलोचना एक भ्रांत धारणा पर आश्रित है, और जो कि आत्मघटित का वर्णन ही सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सच्चाई मानता है। आत्मघटित का मतलब जो मेरे जीवन की खुद की सच्चाई है, जो जीवन में हमारी घटना घटी है, अगर हम उसी को अभिव्यक्त करते हैं उसको कहते हैं आत्मघटित। तो यहाँ पे देखिए अज्ञे जी साफ कहते हैं कि आजकल के दर्शक हो या कभी कभी पाठक हो, वो यही समझ के पढ़ते हैं कि ये जो लेखक लिख रहा है इसके स्वजीवन की घटित घटना है, जो कि ऐसा नहीं है। जो एक लेखक होता है, अब जो चीजें जैसे मान लीजिए कि राष्ट्र के स्तर पे कुछ ऐसी चीजें हुई जो लोगों को व्यथित कर देने वाली, विचलित कर देने वाली है, तो उसमें लेखनी कौन, मतलब कि अपना लेखनीबद्ध करने का काम कौन करेगा, एक लेखक करेगा। तो वो तो ऐसी स्थिति आई ना कि वो पूरे उसमें पूरा राष्ट्र जो है, समूचा राष्ट्र वो व्यथित है, तो वो सबके दुख का निचोड़ है, लेकिन शब्दबद्ध कौन कर रहा है, एक लेखक कर रहा है। वो तो ऐसा नहीं है कि उसके आत्मघटित है, वो तो आप कह सकते हैं पूरे राष्ट्र घटित घटना है। अज्ञे जी बिल्कुल यही कह रहे हैं कि मैं वही चीज समझाना चाहता हूँ कि आत्मानुभूति नहीं, क्योंकि अनुभूति बिना घटित के भी हो सकता है, क्योंकि लेखक जो है, जो साहित्यकार है, वो सहृदय व्यक्ति वो उसी प्रकार सोचता है, तो जरूरी नहीं हो उसके जीवन में घटा हो, उसने किसी से सुना हो, सुन के अपने आप को उससे जो है मतलब कि एक तरीके से अपने आप को जोड़ा हो और उस चीज को लिखा हो, ये कहने का अर्थ है। अब यहाँ पे देखिए ये बात हिंदी के कम लेखक समझते हैं, मानते हैं कि कल्पना और अनुभूति सामर्थ्य के सहारे दूसरे के घटित में प्रवेश कर सकना, और वैसा करते समय आत्मघटित की पूर्व धारणाओं और संस्कारों को स्थगित करना, ऑब्जेक्टिव हो सकना ही लेखक की शक्ति का प्रमाण है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है, और ये स्टेटमेंट आपको सीधे सीधे एग्जाम में दे सकता है कि किसने कहा कि कल्पना और अनुभूति सामर्थ्य, कल्पना यानी साहित्यकार जब भी लिखता है, कोई भी क्रिएटिव इंसान जो होता है उसके दिमाग में सबसे पहले कोई क्रिएटिविटी यानी कोई तो ऐसा है कि रचनात्मक कार्य कल्पना आता है, इमेजिन करता है। जैसे मुझे ये था कि मुझे ये उपन्यास पढ़ाना है, लेकिन उसके पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, तो सबसे पहले कल्पना हमारे मन में वो चीज आना चाहिए कि हम इस तरीके से करें तो प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, और साथ में जबकि पूरा ही पढ़ाना है तो हम क्यों ना इस तरीके से पढ़ाएं कि वो चीजों को भी मतलब आप भी उसको ग्रिप में ले पाए। वो कल्पना के स्तर पे चीजें आई, तो उन्होंने कहा कि कल्पना के स्तर पे कोई लेखक अगर देखें सफल लेखक तभी माना जाएगा जो घटना है उसके खुद के जीवन की नहीं हो, बट उसकी कल्पना में वो चीज आया हो, और कल्पना में आया हो और उसने अनुभूति किया हो, उस चीज को समझा हो, अपने स्तर पे समझने की कोशिश की हो, और उसको शब्दबद्ध किया हो, बखूबी बिल्कुल वैसे ही शब्दबद्ध किया हो, बिल्कुल आपको वैसे ही आप कह सकते हैं कि वास्तविक लगे, वो उसका आप कह सकते हैं कि एक लेखक की सफलता को दिखाता है। तो वही चीज उन्होंने कहा है, लेखक की शक्ति का प्रमाण वही होता है। इसमें विपरीत लेखकों में ऐसे अनेक मिल जाएंगे जो ऐसी घनीभूति या ऐसी आत्मानुभूति में कहते हैं। मैं फिर वही कहता हूं कि आत्मघटित ही आत्मानुभूति नहीं होता, पर घटित भी आत्मानुभूत हो सकता है। यदि हमें सामर्थ्य कि हम आपके प्रति खुले रह सके तो हम परकीय, सेकंड हैंड, अति घटिया और असत्य कहेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए टीएस इलियट की उस उक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा जो वास्तव में इसका एकमात्र उत्तर है। टीएस इलियट को आप व्यक्तिगता के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में भी जानते हैं, और साथ ही साथ ये जो है आपके यूनिट में लगा हुआ जो साहित्य शास्त्र 3rd यूनिट, उसमें ये पाश्चात्य
जो पाश्चात आप कह सकते हैं कि साहित्य शास्त्र विधा में आते हैं, तो टीएस इलियट का नाम आता है, आपके पाठ्यक्रम में भी है। तो इन्होंने एक जवाब दिया है, उसी को इन्होंने कोट किया है किसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये भूमिका लिखी गई है शेखर एक जीवनी, इसमें टीएस इलियट को कोट किसने किया, अज्ञे जी ने किया है जवाब देने के उसमें। उन्होंने ही कहा है कि देयर इज ऑलवेज ए सेपरेशन बिटवीन द मैन हु सफर्स एंड द आर्टिस्ट हु क्रिएट्स। देयर इज ऑलवेज, हमेशा ही एक सेपरेशन, एक अलगाव रहता है बिटवीन द मैन हु सफर्स, जो सफर कर रहा है अपने जीवन में किसी चीज का भुक्तभोगी बन रहा है, और द आर्टिस्ट हु क्रिएट, जो भुक्तभोगी बन रहा है वो अलग है, और जो भुक्तभोगी हो रहा है उसका कोई चीज शब्दबद्ध करने वाला यानी उसको लिखने वाला है, वो रचनात्मक कार्य करने वाला, वो आर्टिस्ट, वो कलाकार है। एंड द ग्रेटर द आर्टिस्ट द ग्रेटर द सेपरेशन, जितना बड़ा वो आर्टिस्ट यानी द ग्रेटर द आर्टिस्ट द ग्रेटर द सेपरेशन, यानी भोगने वाले प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर यही रहता है, जितना बड़ा कलाकार होता है उतना ही भारी ये अंतर होता चला जाता है। लेकिन एक लंबा विषयांतर हो गया है, यानी आपने यहाँ पे देखा तो उन्होंने ये भी बताया कि जो हम यहाँ पे आपको जिस तरीके से अपने इसमें बता रहे हैं वो काफी मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि विषय से अंतर भी हो गया है। अब आपको लगेगा भूमिका तो बहुत बड़ी है, छोड़ देना चाहिए, पर भूमिका से आपके बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि टीएस इलियट का जिक्र है, टीएस इलियट के कोटेशन का जिक्र है, तो ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में भूमिका से ही आते हैं। तो इन्होंने कहा शेखर का एक भी पात्र नहीं है जो न्यूनाधिक मात्रा में एक संश्लिष्ट चरित्र हो, तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसिंचित करी, और यह अभिसिंचन ऐसा है कि उसे कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता कि अंततोगत्वा सभी गल्प साहित्य आत्मकथा मूलक है, अपने ही जीवन का चित्रण तो नहीं, प्रक्षेपण है अपने स्याप की कहानी। तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने लास्ट में ये चीज को एक्सेप्ट भी किया कि हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा मेरा जीवन ही हमने उतार के रख दिया, लेकिन जब भी कोई लेखक लिखता है तो उसका जीवन तो उसमें होता ही है, तो हम प्रोजेक्शन तो कर ही सकते हैं कि उसका कुछ पार्ट तो इसमें है ही। शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, इलियट का आदर्श जिसकी महानता में मानता हूं कि मुझ में नहीं निभ सका। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, ए रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल सफरिंग, और यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। इतना और ऐसा निजी वह नहीं है कि उसके दावे को आप एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ा सके। मेरा आग्रह है कि उसमें मेरा समाज और मेरा युग बोलता है कि वो मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। लेकिन इतना सब होते हुए भी मैं ये जानता हूं कि यदि इस उपन्यास का सूत्रपात दूसरी परिस्थिति में और दूसरे ढंग से हुआ होता तो ये भूमिका की आवश्यकता न रहती, और ना ही इसकी संपूर्ण उपेक्षा करते हुए पाठक की ये कहने की गुंजाइश रहती कि शेखर में घटनाओं की तो ये बात ही क्या स्थान भी लेखक के देशाटन की परीक्षा भी मिलती है। इस अंतिम स्वामी के बारे में मैं बात एक कह दूं कि शिशु मानस के चित्रण की सच्चाई के लिए मैंने शेखर के आरंभ के खंडों में घटना स्थल अपने ही जीवन से चुने हैं। यानी जब ये आप देखते हैं कि ये उपन्यास कह सकते हैं खंडशाह बटा है जिनको हमको पढ़ना है। जैसे पहले खंड में आपने देखना उषा और ईश्वर, तो पहले खंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, संक्षेप में ही आपको उपन्यास के बारे में यहाँ पे परिचय दे देते हैं। इस उपन्यास का जो आपको पहला जो अंक है उसमें आपको देखने को मिलेगा शेखर अपनी विद्रोही प्रकृति के कारण स्कूल नहीं जाता है, शिक्षकों को परेशान करता है, छोटी उम्र में अकेलापन का अनुभव करता है, ईश्वर को नहीं मानता और अपनी बहन सरस्वती से आकर्षण का अनुभव करता है। तो वो चीज कह रहे हैं ना कि शिशु मानस के चित्रण की जो सच्चाई, उसके लिए मैंने शेखर के आरंभ के जो यानी जो शुरुआती हमारा ये जो पहला खंड है उसमें जो घटना स्थल है, कुछ घटनाओं का जिक्र है, उसमें जो स्थल मैंने मतलब की चुनाव किए स्थल के, वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन से भी चुने गए हैं। यहाँ तक कि मैंने स्वयं अनुभव किया कि मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति की प्रवृत्ति का दर्शक और इतिहासकार हूँ। उसके जीवन पर मेरा किसी तरह का भी वश नहीं रहा। एक पात्र के सृष्टा के लिए कहना उचित है या नहीं, पात्र सचमुच ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है या नहीं, यानी हमने कल्पना की कि कोई पात्र इस तरीके से स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है जैसा शेखर है, लेखक के हाथों की कठपुतली ना रहकर स्वयं लेखक को बाध्य कर सकता है या नहीं। ऐसे गूढ़ प्रश्नों में जिनकी रुचि हो वो पिरो डाले कि साक्षी ले सकते हैं। जीवनी का सूत्रपात कैसे हुआ और उसे पाठक किस रोशनी में देखे, इसके बारे में मुझे जो निवेदन करना था वो मैं कर चुका, लेकिन शायद इसके बाद भी कुछ कहने को रह जाता है क्योंकि पाठक के सामने इस भूमिका के साथ जीवनी का एक भाग ही पहुंचेगा, बाकी तो दो रह ही जाएगा। शेखर एक जीवनी कुल 3 भागों में विभक्त है। 3 भाग एक ही कथा सूत्र में गुथे होकर अलग अलग भी प्राय संपूर्ण है। कहा जा सकता है कि जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का ही अनुक्रम है। ऐसा ना भी होता तभी उन्हें अलग अलग छापा जा सकता था। ऐसा होने पर तो विशेष सफाई देने की जरूरत नहीं है, जो एक भाग पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ना नहीं चाहेंगे, यानी आप इस तरीके से ये है कि आप एक खत्म करेंगे दूसरा पढ़ना चाहेंगे। उनको ये सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो अधूरी कहानी पर वक्त बर्बाद उन्होंने किया, इसको आप एक पूरा उपन्यास मान सकते हैं और उसी पर अपनी राय भी कायम कर सकते हैं। मैं पक्षपात की शिकायत बिल्कुल नहीं करूंगा, किंतु जो पाठक पहला भाग पढ़ते हुए ये जानना चाहते हैं कि शेष भाग क्या पढ़े या उनके बारे में कैसी पूर्व धारणा बनाकर वो चले, उनके लिए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। ये अप्रासंगिक ना होगा, अतः उन पाठकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभिप्राय ये है, यदि उतना दम्भ कर सकूं तो कहूं कि संदेश की दृष्टि से शेखर के 3 भागों में एक एकांतता है। कालीन के रंग बिरंगे बाने को जैसे मोटे और सख्त बटे हुए सूत का एक रंगा ताना धारण करता है और सहता है, उसी तरह जीवन के 3 भागों की रंगीन गाथा में मेरे अभिप्रेत मेरे कथ्य का एक तंतु है, जो एक है अविभाज्य है, मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है। जीवनी को गढ़ते हुए मैंने कथावस्तु गढ़ने का यत्न किया है, इसलिए वह चाहे कैसी भी हो उसे लेकर मैं पाठक के आगे प्रार्थी के रूप में तो आ सकता नहीं, पर इतना जरूर कहूंगा कि यदि आप निर्णता होने का फैसला करते हैं तो पहले पूरा पढ़ने की उदारता दिखाइए। यानी आप भी इस उपन्यास के साथ अगर न्याय करना चाहते हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन इसका गलत ना हो तो पूरा पढ़ने की उदारता दिखाइए। ये स्वयं अज्ञे जी ने आपसे निवेदन किया है। शेखर से आपका साक्षात करा देने के बाद अब मैं अलग हट जाता हूँ। अब आप उससे स्वयं परिचय प्राप्त करेंगे जब उपन्यास पढ़ेंगे। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वो अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। या अच्छी संगी नहीं भी हो सकता, लेकिन उसके अंत तक उसके साथ चलकर उसके प्रति भाव भी आपके कठोर नहीं होंगे, ऐसा मुझे विश्राम है।
और कौन जाने आज के युग में जब हम आप सभी संश्लिष्ट चरित्र हैं, तब आप पाए कि आपके भीतर भी कहीं एक शेखर तो छिपकर नहीं बैठा है, जो बड़ा नहीं, अच्छा भी नहीं, लेकिन जागरूक, स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार। तो अज्ञे ने स्वयं अपनी भूमिका लिखी, और भूमिका आप कह सकते हैं कि अपने आप में अद्भुत भूमिका इन्होंने लिखा हुआ है। तो बहुत ही बारीकी से आपको भूमिका को ध्यान में रखना है। जितना भूमिका में जिक्र किया गया है उनको भी बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना है। और द्वितीय संस्करण जो कि हमने बताया 1944 में संघर्ष करके 4 पार्ट में आया था, पुरुष और परिस्थिति करके, और बंधन और जिज्ञासा करके, शशि और शेखर करके, धागे, रस्सियां और अंकुर करके, उसमें उन्होंने ज्यादा नहीं लिखा है। ये संस्करण प्रथम संस्करण की ही पुनरावृत्ति है, किंतु जहां तहां कुछ संशोधन किया गया था और छोटे बहुत चीजें थोड़ी सी चेंज की गई थी, और कुछ इसमें नहीं था। तो बहुत ज्यादा आपको द्वितीय से कोई मतलब नहीं है। तो पहला जो अनुक्रम है वो आपका जो उपन्यास शुरू होता है प्रवेश करके, और फिर आप यहाँ से जो है इस उपन्यास को क्रमशः शुरू कर देते हैं। तो ये जो हम पहला पार्ट बना रहे थे, इसको इंट्रोडक्टरी क्लास हमने रखा कि आपको उपन्यास से सामान्यतः है परिचय हो जाए। बाकी हम सारे क्लासेस में जो है आपको उपन्यास को क्रमशः जो है इसको करवाएंगे। आपको बहुत ही ध्यान से उपन्यास को अंत तक सुनना है। अब एक चीज आपको बता दी कि इस उपन्यास से आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। जैसे हमने आपको बताया कि उपन्यास में 2 पार्ट में डिवाइड है चीजें, साथ ही साथ कब प्रकाशन वर्ष रहा है, कौन कौन से उपन्यास अज्ञे जी के रहे, कुछ पंक्तियां पूरे उपन्यास के दौरान आएंगी जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहले भूमिका से ही हमने आपको बता दिया था कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टा को, यानी उसी को मतलब कि एक तरीके से वो अनुभव कर पाता है जो मतलब कि खुद उस चीज को भुक्तभोगी हो, कुछ इस तरीके से। क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक प्रकार की नियतिवादी होते हैं, ये भी आपको भूमिका में ही पंक्ति मिल गया था। वो वहां बैठा स्वप्न देखा करता है। तो ये चीजें जैसे कुछ पंक्तियां हैं जिनको हम आपको जब क्लास कराएंगे तो उसी दौरान बताते रहेंगे कि ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एक है कि मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं, उत्पन्न होते हैं। विद्रोह बुद्धि परिस्थितियों से, संघर्ष की सामर्थ्य से, जीवन की क्रियाओं से, परिस्थितियों के घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होती। वो आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं, उसका अभिन्नतम अंग है। तो क्योंकि एक विद्रोही स्वरूप जो दिखता है ना, तो वो फिर वो बताते हैं कि जो चीजें होती हैं हमारी परिस्थितियां होती है। जैसे होता है कि कोई भी परिस्थिति ये नहीं कहता कि कोई बहुत ही मन से कहे कि हमको चोर बनना है। वो परिस्थितियां आपको कुछ ऐसी होती हैं कि जिनके लिए आपको कुछ, आप कह सकते हैं जो अनैतिक कार्य है उसमें भी आपको संलग्न होना पड़ता है। तो वो चीज जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति आता है। इसी तरीके से आप और भी इनकी पंक्तियों को देखेंगे, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी पंक्तियां यहाँ पे उनके द्वारा कोट की गई हैं जीवन संबंधी। जैसे कहते हैं कि जहां प्रेम जितना उग्र होता है वहां वैसी ही तीखी घृणा भी होती है। क्रूरता में केवल यातना दी ही नहीं जाती, स्वयं पाई भी जाती है। और स्नेह में स्नेही अपने को ही नहीं भूलता, स्नेह के पात्र को भी भूल जाता है। यहाँ भी ये भी कहते हैं कि वासना नश्वर है, मुरझा जाती है, और तब प्रेम तंतु ही जीवन की स्थिरता बनाए रखता है। बहुत बड़ी बात की है। जो शारीरिक सुख संपन्नता या किसी के आप कह सकते हैं कि फिजिकल ओरिएंटेशन, जो उसका आप कह सकते हैं कि जो भौतिक उपस्थिति है जिससे ज्यादातर लोग आकर्षित होते हैं, वो बहुत समय का नहीं होता है। ये भी बहुत अच्छे से इनके द्वारा कहा गया है कि जो वासना होता है वो तो समय के साथ है ना, कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, समय के साथ बढ़ते जाएंगे जीवन में, वो जो आपके सौंदर्य है वो तो चला जाएगा, लेकिन मन का सौंदर्य जो है, मन का सुंदरतम स्थिति वो तो हमेशा बरकरार रहने वाला है। तो वासना तो नश्वर है, मुरझा जाएगी, तब प्रेम तंतु ही जो है जीवन की स्थिरता बनाए रखता है। या शायद उससे उल्टा भी कह सके, जब प्रेम मर जाता है तब वासना उसके शव को उठाए उठाए फिरती है और उससे अपने को धोखे में छिपाना चाहती है। तो इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें कही गई हैं। तो एक क्लास हम इनकी पंक्तियों पे भी लास्ट में ले लेंगे, लेकिन इसके बाद आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज, शेखर जी ने स्वयं निवेदन किया कि पूरे उपन्यास को पढ़िए, जस्टिस करिए उपन्यास के साथ। कितना अच्छा उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगा है, और एक तरीके से आप इसको पढ़ते वक्त अपनी भी पुरानी चीजों को याद कर पाएंगे। तो हम इसके बाद क्रमशः इस उपन्यास को कराएंगे। आपको डेली उपन्यास को अच्छे से सुनना है, और लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट जो पंक्तियां हैं बस उसको कहीं पे भी हाईलाइट कर लेना है। एग्जाम टाइम जब आप बहुत ही दिल से इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो बिलीव कीजिए आपको ऐसा प्रॉब्लम होगा ही नहीं कि आपने जो एग्जाम हॉल में बैठेंगे आपको लगेगा कि आपके सामने वही जो है शेखर है, शशि से बात कर रहा है या शशि शारदा से कर रही है, या जो भी चीजें हैं बिल्कुल वो चीज विजुअल होगा ना, वो दृश्य बिल्कुल क्लियर होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरीके से हम इसके कथानक को समझाएं कि आपको सुनने के साथ आप कह सकते हैं कि आपकी दृष्टि भी उस पर उसी तरीके से बनी रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में उपन्यास की शुरुआत के साथ। आज हमने इसके विषय वस्तु, उसकी भूमिका और संक्षेप में ही सही कथानक को समझ लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा कथानक शुरुआत हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, टेलीग्राम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में, जस्ट जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे प्रोवाइड किया रहता है, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पे इसकी मूल प्रति जो है उसको हम भेज देंगे। धन्यवाद।